हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने चैप्टर 2 कॉन्ट्रैक्ट में बात करने वाले हैं क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। ये आपको इसलिए बताना आवश्यक है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर की क्लास क्या क्या होती है और कॉन्ट्रैक्टर के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं और क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं और क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं जिससे कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ मैं आपको इसलिए ये बात बता रहा हूँ और सिलेबस या आपके करिकुलम में भी इस चीज को इसलिए इनकारपोरेट किया गया है कि जरूरी नहीं है कि सभी लोग सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके नौकरी ही करें। कुछ लोग अपना काम भी शुरू करते हैं, कॉन्ट्रैक्टरशिप का काम वो शुरू करते हैं। इस बारे में उनको जानकारी होना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग किसी फर्म के लिए काम करते हैं उन्हें भी कॉन्ट्रैक्टर और उसके रजिस्ट्रेशन की जानकारी होनी चाहिए। जो लोग अपना स्वयं का कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्टरशिप शुरू करना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करना चाहते हैं, किस तरह से वो रजिस्टर्ड करेंगे, क्या लिमिट होती है, आज हम उसके बारे में बता रहे हैं। तो क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर क्या है, आइए देखते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है क्लास एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। व्हाट डू मीन बाय क्लास? आप क्लास किसको कहेंगे? एक लिमिट से हम क्लास डिसाइड करते हैं। हर जगह उसकी सुविधाएं, उसकी लागत, उसकी कीमत, ये सभी क्लास को डिसाइड करता है। जैसे आप किसी ट्रेन में सफर करते हैं तो वहां भी अलग अलग आते थे, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, है कि नहीं? तो ये सब क्लास है। क्लास मींस उसकी श्रेणी, अलग अलग श्रेणी। रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीयन, किसका? ठेकेदार का। तो किस तरह से होता है, क्या है क्लास का क्लासिफिकेशन, देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है कॉन्ट्रैक्टर के लिए तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए पड़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले लेटेस्ट इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये आपका जो भी आपने इनकम टैक्स फाइल किया है, यदि आपके पास फाइल नहीं किया है तब भी आपके पास, आपने रिटर्न जो फाइल करते हैं या सीए के पास आपकी जो भी नेट वेल्थ है या वर्थ है उसकी आपने रिपोर्ट बनवाई हुई होगी, उसका सर्टिफिकेट। लिस्ट ऑफ टूल्स एंड प्लांट्स पोजेसेस बाय द कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास कौन कौन से टूल प्लांट्स हैं, कितने आपके पास अर्थ मूवर्स हैं, कितने मिक्सर्स हैं, कितने आपके पास बैचिंग प्लांट है, डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी के ऊपर। कौन कौन से इक्विपमेंट हैं, कितने आपके पास ट्रेलर हैं, कितने ट्रैक्टर्स हैं, कितने आपके पास रोड रोलर्स हैं, ये सारी बातें डिपेंड करती है। यानी आपके पास टी एंड पी, टूल्स एंड प्लांट्स क्या है, उसकी लिस्ट। फाइनेंशियल स्टेटस प्रूफ सपोर्टेड बाय सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ये बैंक से बनता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आप कितने का काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पीछे बैकअप क्या है। ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई भी पैसा नहीं है और मैं 1 करोड़ का काम लेने चले जाऊं, नहीं। तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनता है, बैंक से बनता है, ठीक है ना। और ये आपको बताया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस रिपोर्ट बनती है कि आप कितना पैसा दे पाएंगे, उसी हिसाब से आपको लोन सैंक्शन होता है। ठीक उसी तरह से सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है। टेक्निकल स्टाफ विद देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एम्प्लॉयड बाय कॉन्ट्रैक्टर। आपके पास जो स्टाफ है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, सब ऐसी तो नहीं आपने रख रखे हैं। जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, डिप्लोमा होल्डर इंजीनियर्स हैं, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स हैं, और उनने कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में कितना कितना काम किया है। जो आपकी टीम है ये बहुत इम्पैक्ट करती है। यदि आपके पास टीम अच्छी है आपका रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाएगा, आपको काम आसानी से मिलेंगे। जब आप नेगोशिएशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेने जाएंगे तो भी वहां फायदा होता है। तो आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए। अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। यदि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ कुछ आपके पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, तो अटेस्टेड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिस पर दो पार्टनर के बीच में लिखा पड़ी होती है कि हाँ भाई, हम इन शर्तों में हम दोनों लोग पार्टनर हैं और हम इतने परसेंट के पार्टनर हैं और आप इतने परसेंट के पार्टनर हैं। और इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास रहेगी, कितने परसेंट की रहेगी, वो भी उल्लेखित होता है। रजिस्ट्रेशन फी रिक्वायर्ड टू पे व्हाइल सबमिटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आपको पे करना होती है उस फॉर्म को सबमिट करते समय।
In case of graduate engineers and diploma holders, there is a provision to getting registration directly for class 7 contractor. यदि आप डिप्लोमा होल्डर हैं या डिग्री होल्डर हैं, आपने बी सिविल इंजीनियरिंग किया हुआ है, और यदि या आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो एक प्रोविजन है कि आपको डायरेक्ट क्लास 7 कॉन्ट्रैक्टर बना दिया जाएगा। क्या है क्लास 7 कॉन्ट्रैक्टर, अभी हम आगे बात करेंगे। इफ यू आर डिग्री होल्डर एंड डिप्लोमा होल्डर, यू आर directly getting registration for class 7 contractor. They will exempted from payment of earnest money at the time of submitting. इसके साथ साथ आपको earnest money जो जमा करनी होती है at the time of tender, and only 1 or 2% of estimated cost is required to be paid as security deposit. यदि आप क्वालिफाइड हैं, देखिए यहाँ क्या अंतर है नॉन क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर का और क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर का। यदि आप क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर हैं तो पीडब्ल्यूडी आपको अलाउ करती है कि डायरेक्ट 7 पे आइए, आपको एग्जाम्प्ट कर देती है अर्नेस्ट मनी। अर्नेस्ट मनी अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में, लेकिन अभी बता देता हूँ अर्नेस्ट मनी क्या होता है। टेंडर के साथ एक जमा राशि की जाती है, तो वो भी आपको एग्जाम्प्ट कर दी जाती है कि आप वो पैसा जमा नहीं करिए। और जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वो 10% तक जाता है, लेकिन आपको वो 1 और 2% से ही एस्टिमेटेड कॉस्ट का पे करना पड़ता है। सबमिटिंग एंड ओनली 1 और 2% ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो आपको केवल 1 या 2% जो भी उस फर्म में निर्धारित किया गया होगा, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित किया गया होगा, वही आपको पे करना होता है। ओनली इफ यू आर ग्रेजुएट इंजीनियर और डिप्लोमा होल्डर, तो ये फायदा होता है। The contractors whose desire for upgradation to higher class should submit the application in proper form, accompanied with work experience certificate, works in hand and other documents. क्या होता है कि आपका कभी किसी क्लास में आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, लेकिन आगे जाके आप अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप नीचे से अपने आप को ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो आपको हायर क्लास में जाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगी? आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने कौन कौन से काम किए हुए हैं, आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कराए हैं, जो वर्क आपने कराया है, तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कि हाँ मैंने ये काम कराए हैं, इतने इतने लागत के काम कराए हैं, और अभी मेरे पास ये वाले काम है, वर्क इन हैंड, अभी मैं ये वाले काम कर रहा हूँ, और उससे संबंधित अन्य दस्तावेज। द रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 2 years और 5 years, डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। Hence, the contractor is required to get a renewal of registration by submitting proper form and document 3 months before the expiry of validity. ये 2 या 5 साल के लिए आपके कॉन्ट्रैक्टशिप का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे ही वो एक्सपायर होने लगता है, तो आपको अपने सारे दस्तावेज अपग्रेडेशन कराना है, तो उसके या जिस क्लास पे आप हो, अगर आप उस पर ही सेटिस्फाई हो, आप अपग्रेड नहीं कराना चाहते हो, आपके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, इतना आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपके पास ऐसा एसेट्स नहीं है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, उसी पर भी अगर आपको रिन्यू कराना है तो 3 महीने पहले आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना होता है। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की। क्लासिफिकेशन कैसे होता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विच इज बेस्ड ऑन द टेक्निकल सपोर्ट एंड फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पास टेक्निकल सपोर्ट क्या है और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है। इन दिस कॉन्ट्रैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज A plus, A, B, B plus, C, D and E। इस तरह से भी बताया जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ग्रेड। हालांकि अब 9 तक चला गया है, अभी हम बात करेंगे, लेकिन इन जनरल 7 क्लास होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो क्लास 1 स्वाभाविक सी बात है अच्छा होगा, क्लास 7 सबसे नीचे होगा। किस आधार पर? अगर आप क्लास 7 की हो तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर हो, और क्लास 1 की हो तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर हो। तो अल्टीमेटली आपका क्लास ये डिसाइड करता है कि आपका काम करने का लिमिट क्या है। मैं क्लास 7 का हूं तो मुझे कितना काम मिलेगा, मैं क्लास 1 का हूं तो मुझे कितने तक का मैं काम कर सकता हूं। मेरे लिए लिमिट क्या है, मेरी फाइनेंशियल लिमिट क्या है, वही डिसाइड करती है मेरा क्लास। तो द क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिस्क्राइब द फाइनेंशियल लिमिट, उसकी फाइनेंशियल लिमिट क्या है, कितने तक का काम कर सकता है वो। तो यह, अगर आप क्लास 1 हो कोई लिमिट नहीं, आप कितने के भी काम ले सकते हैं, क्लास 1 इज टॉप।
क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर इज नो लिमिट, जितना ही काम करना चाहें आप। क्लास 2 750 lakhs, क्लास 3 300 lakhs, क्लास 4 150 lakhs, क्लास 5 50 lakhs, क्लास 6 15 lakhs, क्लास 7 7 lakhs। यहाँ आकर आप बंद हो जाते हैं। यहाँ क्लास 7 तक ही बात हो रही थी, यानी कि अगर आप डिग्री डिप्लोमा है तो डायरेक्ट आप 7 लाख तक के काम उठा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, इनके लिए एक और दो बनाए गए हैं, क्लास 8 और क्लास 9, 3 lakhs and 2 lakhs। Some petty contractors are comes under this category, class 7 and class 8। तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्टर्स है काम, तो ये फाइनेंशियल लिमिट डिसाइड करती है क्लास। क्लास 1 के लिए कोई लिमिट नहीं है, और क्लास सबसे जो छोटा है क्या नाम से आपका 9th नंबर का, तो वो 2 lakhs तक का। बेसिकली ये 7 के ही होते हैं, ए प्लस, ए बी प्लस, बी सी डी एंड ई, ये हमने अभी देखा। दिस इज द classification and class of contractor and the process of registration for as a contractor। तो ये आज आपको समझ में आया होगा। ये बड़ा छोटा वीडियो है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रजिस्ट्रेशन अगर कॉन्ट्रैक्टर के लिए करना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि आप क्वालिफाइड है तो आपको क्या लाभ मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर की क्लास क्या होती है, फाइनेंशियल लिमिट्स क्या होती हैं, इसके बारे में आज हमने देखा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।